देखा जाए अभी तक अपन ने जो भी फंक्शन क्रिएट किए थे वो अपन ने दो तरीके से क्रिएट किए थे। जैसे कि देख, पहले अपन ने जो फंक्शन क्रिएट किया था वो नॉर्मली अपन ने कैसे क्रिएट किया था, जैसे फंक्शन, माय फंक्शन और फिर पैरेंथेसिस, इस तरीके से अपन ने अपना नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, ये था अपना नॉर्मल फंक्शन जिसको अपन बोलते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच। ठीक है, एक ये था और दूसरा था ये वाला जो अपन ने ऑलरेडी कर रखा है, इसको बोलते हैं अपन एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, नाउ अब अपन जो क्रिएट करने वाले हैं वो होता है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन कैसे होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो ये फंक्शन कीवर्ड नहीं होता, इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा देंगे तो ये हमको एरर दे रहा है, तो यहाँ पर अपने को बीच में लगाना है इक्वल टू साइन और फिर ये ग्रेटर देन साइन, यानी कि ये कुल मिला के ये एक एरो बनाना है अपने को। तो ये हो गया एरो फंक्शन, नॉर्मली ये हो गया अपना एरो फंक्शन। कोई क्वेश्चन आ रहा है तेरे दिमाग में? फायदा क्या है? फायदा देख, फायदे देखते हैं अब इसका। पहला फायदा तो यही है कि भाई इसका मतलब ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ फायदे और भी हैं। एक जो मेन फायदा है वो डीपली दिस कीवर्ड और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको अपन आगे डिटेल में कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। लेकिन फिलहाल इसके जो छोटे मोटे जो फायदे हैं पहले उनको देख लेते हैं। जैसे कि सपोज कर ये जो फंक्शन है, यहाँ पर अगर मान ले तुझे कोई ऐड का फंक्शन बनाना है तो तू कैसे बनाएगा उसको? तो देख, फंक्शन ऐड और यहाँ पे दो वैल्यू लेगा ए और बी, और फिर यहाँ पे रिटर्न करवा देगा तो ए प्लस बी। ठीक है, ये तेरा नॉर्मल ऐड फंक्शन है। बट इसी को अगर तुझे एरो फंक्शन के अंदर लिखना है तो उसको कैसे लिखेगा? कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू पैरेंथेसिस ए कॉमा बी और एरो लगा के ए प्लस बी, बस हो गया। अब देख, इससे ये वाला फंक्शन छोटा है, ठीक है, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो एक तो ये फायदा हो गया कि यहाँ पे तेरे को ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो इसका सिंटैक्स है इसको अपन 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, उसके अलग अलग फायदे भी है। सपोज का यहाँ पर अगर तेरे को कोई भी पैरामीटर है ही नहीं, तूने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर किसी भी पैरामीटर की जरूरत ही नहीं है, तो अगर तू उसको एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी पैरेंथेसिस, और फिर उसके आगे जो एरो का जो भी ये निशान है ये आएगा, देन उसके बाद जो भी तेरा फंक्शन का कोड है वो आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। वहीं पर अगर तेरे पास केवल एक पैरामीटर है, यानी केवल एक पैरामीटर फंक्शन के लिए, तो वहां पे तू केवल उस पैरामीटर को डाल सकता है। जैसे कि मान ले यहाँ पर मेरे पास नेम नाम का पैरामीटर है, तो यहाँ पे केवल मैं नेम डाल के देन एरो का निशान आ जाएगा, देन जो भी तेरे फंक्शन का कोड होगा वो आ जाएगा। नाउ इसके अलावा अगर तेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है तो ऑब्वियसली तुझे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, देन फिर जो भी तेरे सेकंड पैरामीटर या फिर जो भी हो वो डाल के तेरे इसका कोड आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कि इसको डायरेक्टली रिटर्न करवा रहा है। बट सपोज अगर तेरा फंक्शन बड़ा है, उसका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो तुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और स्पेशली तुझे अगर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है देन तुझे रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से उस चीज़ को रिटर्न करवाना पड़ेगा इस तरीके से। बट अगर तू चाहता है कि भाई तेरा जो भी फंक्शन है वो रिटर्न तो करवा रहा है लेकिन वो एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है, तो उसको तू नॉर्मली ऐसे तो रिटर्न नहीं करवा पाएगा। जैसे कि सपोज कर मैं ऐड का ही एक मेथड बना लेता हूँ ए कॉमा बी, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ ए प्लस बी। तो अब तू बोलेगा ये तो काम करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ जिसकी वैल्यू सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ टोटल इक्वल टू ए प्लस बी। अब तू बोलेगा यार ये तो काम करना चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना एरो फंक्शन है, तो जब अपन इस ऐड को कॉल करेंगे तो ये रन करना चाहिए। तो अगर अपन इसको रन करवाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पर अगर अपन रन करवाते हैं console.log ऐड यहाँ पे 1,2, तो ये चलना चाहिए। नाउ अगर अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड, लाइन नंबर 37 पे। ये अनडिफाइंड क्यों आई है? क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न कर ही नहीं रहा है, ये खाली एज ए की और पेयर को रिटर्न कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर रहा है। वहीं पे अगर मुझे केवल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली केवल ए प्लस बी डाल देता हूँ, देन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 3। बट मेरे को तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से चाहिए ना कि भाई एज ए ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जो अपना ये कर्ली ब्रेसेस है इसके आगे एक पैरेंथेसिस लगाना है।
ताकि इसको लगे कि भाई ये एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं, यानी कि ये पूरा एक ही चीज़ है। वो पहले क्या सोचा है कि वो पहले केवल टोटल को रिटर्न करवा दे रहा है, बाकी को वो इग्नोर कर रहा है। लेकिन हमको बोलना है कि नहीं सा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक ही ब्लॉक है। तो अगर अब मैं इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा टोटल 3। वहीं पे अगर तेरे को सपोज अगर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, सपोज कर यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस कर रहा है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, अगर तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहा है देन तुझे एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे तुझे वही नॉर्मल जो अपना ओल्ड अप्रोच होता है वही लगा के तुझे इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म ये हो गया कि अपने को पैरेंथेसिस लगा के उसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख कुछ 3-4 तरीके होते हैं, जो 3-4 सिंटैक्स होते हैं इस एरो फंक्शन के। पहला नॉर्मली है, ये है हमारा नॉर्मल सिंटैक्स। ठीक है, कि अगर तेरे उस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये तेरा हो गया उसका नॉर्मल सिंटैक्स। वहीं पे अगर जो तेरा एरो फंक्शन है वो कोई एक पैरामीटर को ले रहा है, जैसे कि नेम को अगर वो ले रहा है तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, वहीं पे अगर वहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे हो जाएगा नेम एंड देन सेकंड पैरामीटर जो भी हो, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर हो गए। बट अगर तुझे डायरेक्टली कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो तुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तू यहाँ पे डाल सकता है नेम प्लस सेकंड जो भी ये वैल्यू आ रही है, इसको कर देगा तो ये तेरा दूसरा सिंटैक्स हो गया। और वहीं पे अगर तुझे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है तो तुझे पहले तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा, फिर जैसे हम की का नाम दे देते हैं कुछ भी, देन तुझे इस कर्ली ब्रेसेस को पैरेंथेसिस के अंदर रैप करना पड़ेगा और यहाँ पे हो गया ये तेरा चौथा सिंटैक्स। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 सिंटैक्स हैं जो कि तुझे एरो फंक्शन के अंदर काम में आएंगे। ओके, नाउ अब हम करते हैं कि जो भी हमारा ये मेथड है, ये अभी यहाँ पे ये मतलब कई सारी मल्टीपल लाइंस को यूज में ले रहा है। अपन इस मेथड को शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब हम यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज में ले रहे हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले जो भी अपना ये कंडीशन है कि प्लेयर जीता है, तो इस चीज को अपन एक नए फंक्शन के अंदर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं इज डज प्लेयर वॉन। ठीक है ना, ये भी 2 चॉइसेस लेगा, कंप्यूटर चॉइस और प्लेयर चॉइस, एंड यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारा प्लेयर जीता है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको अपन इफ कंडीशन के अंदर रैप कर लेते हैं कि अगर ऐसा है देन हम जीत चुके हैं, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ये हो गया कि डज प्लेयर वॉन, तो उस केस के अंदर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। नाउ अब इस चीज को अपन कैसे यूज में लेंगे। नाउ यहाँ पर जो ये हमारा फंक्शन है इसको अपन इतनी मल्टीपल लाइंस के बदले में अपन यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि अगर कंप्यूटर चॉइस और ये दोनों सेम है तो मैच ड्रॉ हो चुका है। तो इसके लिए पहले तो अपन इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं। नाउ क्योंकि हमारा एरो फंक्शन है तो इसका सिंटैक्स जैसा मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पर अपन के टर्नरी ऑपरेटर को यूज में ले रहे हैं, यानी कि अगर ये केस होता है तो हमको पता है कि हमारा मैच ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पर अपन सिंपली लिख देंगे ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करवा देता है। बट अगर मैच ड्रॉ नहीं हुआ है देन हमें चेक करना है कि अगर प्लेयर जीता है। नाउ डज प्लेयर वॉन, तो प्लेयर है वो 2 चीज़ों को लेगा, कंप्यूटर चॉइस और प्लेयर चॉइस, और इसके बेसिस पे ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स। तो अगर प्लेयर जीतता है तो उस केस के अंदर अपन कर देंगे प्लेयर वॉन, अदरवाइज कंप्यूटर वॉन। ठीक है, नाउ अब हम इस हमारे गेट विनर वाले फंक्शन को रन करते हैं
और चेक करते हैं कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगर अब हम हमारे गेम को रन करते हैं, देन मैंने चूज़ किया रॉक, और अगर अब मैं इसको करता हूँ तो हमारा गेम परफेक्टली वर्क कर रहा है कि मैंने चूज़ किया रॉक, कंप्यूटर ने चूज़ किया पेपर और कंप्यूटर जीत चुका। तो हमारा ये कोड सिंपली छोटा हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली कोड जो हमने इतना बड़ा लिखा था, उसके बदले में अब ये कोड छोटा हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली तो ये फ़ायदा होता है एरो फंक्शन। नाउ इसको हटा देते हैं, बट यहाँ पर अपन एक और चीज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो ये है कि ड्रॉ, प्लेयर वन या कंप्यूटर वन। अब भाई जो यूज़र होगा वो तुम्हारे कंसोल के अंदर जाके कि तो देखेगा नहीं कि भाई मैं जीता हूँ या हारा हूँ, तो उसे तो अलर्ट में दिखाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, जो भी ये है ड्रॉ या फिर प्लेयर जीता है या कंप्यूटर जीता है, तो इसको अपन के कॉन्स्टेंट के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन कॉन्स्टेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट मैच ड्रॉ। तो यहाँ पे डाल देते हैं मैच ड्रॉ ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। सेम इसी तरीके से मैच प्लेयर वन एंड सेम ऐसे ही मैच कंप्यूटर वन। इसके अंदर वैल्यूज भी डाल देते हैं। ना अगर हमारा गेम ड्रॉ होता है तो उस केस के अंदर अपन ड्रॉ रिटर्न करवा देंगे, और अगर हमारा प्लेयर जीतता है तो हम यहाँ पर मैच प्लेयर वन, एंड बाकी डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमारा कंप्यूटर जीत चुका है तो हम कंप्यूटर को वन डिक्लेयर करवा देंगे। ओके, ना अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ये जो हमारा विनर वेरिएबल है वो हमें इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू निकाल के देगा। तो अब अपने को चेक करना है कि जो हमारा मैसेज होगा वो क्या रहेगा। तो अपन वो डाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट मैसेज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा यू सेलेक्टेड, प्लेयर की चॉइस आ जाएगी कि भाई प्लेयर ने क्या सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं ले लिया प्लेयर की चॉइस, एंड कंप्यूटर सेलेक्टेड नहीं, कंप्यूटर चूज। अब यहाँ पे अपन डाल देते हैं जो भी कंप्यूटर ने चूज किया है, देयरफॉर अब आंसर क्या लिखेंगे भाई, देयरफॉर द रिजल्ट इज, और फिर जो भी रिजल्ट होगा उसको अपन इसमें आगे ऐड कर देंगे। नाउ अगर अब अपन चेक करते हैं कि इफ, तो हमने जो यहाँ पे अभी ये की लगाई थी कि अगर हमारे पास जो आंसर था वो मैच ड्रॉ होता है, तो उस केस के अंदर अपन कर देंगे मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर रिजल्ट इज ड्रॉ कर देते हैं। एल्स इफ, अगर प्लेयर जीतता है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली कीवर्ड है जो कि हमने अभी कांस्टेंट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे अपन डाल देंगे मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस प्लेयर वन, और बाकी एल्स कंडीशन के अंदर अपने को पता ही है कि भाई कंप्यूटर जीत चुका है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके अपन डाल देते हैं कंप्यूटर वन। नाउ अब ये चीज़ तो अपने को पता चल गया कि फाइनल मैसेज क्या आ रहा है, बट इस मैसेज को अपन यहाँ पे कंसोल करवाने के बदले में हम इस मैसेज को अलर्ट के जरिए यूजर को दिखाते हैं। अलर्ट के अंदर आ जाएगा मैसेज। नाउ अब अगर हम इस चीज़ को चेक करते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक गलती की है, वो ये है कि मैं ये मैच ड्रॉ, मैच प्लेयर वन, इनको तो कंपेयर करूँ, बट मैं कंपेयर किससे करूँ, इनके अंदर वैल्यूज तो हमेशा ही रहेगी ना। तो मैंने इसको यहाँ पे विनर से कंपेयर ही नहीं किया कि अगर विनर इक्वल टू मैच ड्रॉ है या फिर विनर इक्वल टू प्लेयर वन है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये मैसेज अपने आप चेंज हो जाएगा। नाउ अगर अब इसको सेव कर गेम को रीस्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ पेपर, तो यहाँ पे आ जाएगा यू सेलेक्टेड पेपर एंड कंप्यूटर चूज रॉक, देयरफॉर द रिजल्ट इज प्लेयर वन, यानी कि अपन जीत चुके हैं। तो ऑब्वियसली हमारा गेम वर्क कर रहा है। बट नाउ यहाँ पर एक चीज़ और भी है, सपोज
मैंने गेम को स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाली ही नहीं, तो यहाँ पे हमको एरर दे रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, जो कि है लाइन नंबर 17 पर। तो नाउ अगर हम लाइन नंबर 17 पर आते हैं तो ये बोल रहा है कि जो ये टू अपर केस है ये नल के ऊपर नहीं लगेगा, इसके लिए इसको कोई ना कोई स्ट्रिंग चाहिए। तो इसके लिए अपन एक सेफ्टी चेक लगा लेते हैं कि इसको यहाँ से तो हटा देते हैं, और क्योंकि सिलेक्शन के अंदर वैल्यू आएगी तो उसको अपन चेक कर लेते हैं कि अगर सिलेक्शन के अंदर वैल्यू है तो उस केस के अंदर सिलेक्शन डॉट टू अपर केस, इसको अगर अपन लगाएंगे तो वो वाला एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाले बगैर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया यू एंटर नल विच इज इनवैलिड, सो बाय डिफॉल्ट वी चूज रॉक फॉर यू। बट इसके बदले में क्योंकि ये हमारा नल वैल्यू आ रही है, इसके बाद स्टिल ये चीज़ रन करती जा रही है, लेकिन हमें तो अगर भाई बंदे ने चूज़ किया ही नहीं है तो अपने को तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं कि अगर यहीं पर कर देते हैं अपन कि अगर सिलेक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे अपन टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं कि अगर सिलेक्शन के अंदर वैल्यू है तो अपन उसको अपर केस कर देंगे, अदरवाइज अपन रिटर्न कर देंगे। ओके, बट अब ये हमें सिंटैक्स एरर दे रहा है कि अपन ऐसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपने को नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ एल्स कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ वी हैव सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन है तो उस केस के अंदर अपन सिलेक्शन डॉट टू अपर केस कर देंगे, बट अगर हमारे पास सिलेक्शन नहीं है तो हम नॉर्मली रिटर्न कर देंगे, यानी कि इसके आगे हमें हमारे कोड को एग्जीक्यूट करवाना ही नहीं है। ओके, नाउ अगर अब हम उनको सेव करके वापस से रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे आ गया यू सेलेक्ट अनडिफाइंड एंड कंप्यूटर चूज रॉन्ग, देयरफॉर रिजल्ट इज कंप्यूटर वॉन्ग। नाउ ये चीज़ भी खराब है क्योंकि हमने इस मेथड को तो रोक दिया कि भाई बंदे ने कुछ भी सेलेक्ट किया ही नहीं है, प्लेयर चॉइस है ही नहीं हमारे पास, बट हमने कंप्यूटर चॉइस को तो रन करवाया ना। तो फिर कंप्यूटर चॉइस को रन किया, देन गेट विनर को रन किया, तो बाकी चीज़ें तो वर्क कर रही हैं। तो अब अपने को यहाँ पर भी एक सेफ्टी चेक लगाना पड़ेगा कि अगर प्लेयर चॉइस कुछ है ही नहीं तो अगर कर लेते हैं इफ वी डू नॉट हैव प्लेयर चॉइस, अगर हमारे पास प्लेयर चॉइस नहीं आती है तो उस केस के अंदर अपन यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। नाउ अगर अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं तो हमारा गेम कैंसिल हो चुका है। ठीक है, वापस से रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं सीजर डालता हूँ तो हमारा गेम नॉर्मली वर्क कर रहा है, बट अगर मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ तो हमारा गेम फट नहीं रहा है ऑब्वियसली। तो इस तरीके से हमारा गेम जो है स्टोन पेपर सीजन वाला गेम कंप्लीट हो चुका है। बट फंक्शंस के बारे में अभी और भी कई सारी चीज़ें बाकी हैं जो ये हमें सीखनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को अपन अगले आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।